नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आपने डिमांड किया है, हम लोग डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एवं रक्त प्रदर के बारे में जानते हैं। रक्त प्रदर ये टॉपिक कैसा है कि मुझे लगता है बार बार पढ़े तो भी कहीं ना कहीं कुछ केसेस आते हैं तो हमारे मन में भी भ्रम होता है कि हम लोग क्या करें। सबसे बड़ी बात तब होती है जब पेशेंट भूख कंटाल के आता है और बोलता है कि मैंने कई सारे मेडिसिन ले लिए हैं और अभी मुझे क्या लेना चाहिए। और कई बार तो प्यूबर्टी की जो लड़की आती है यंग एज वाली, वो बता देती है कि लाइक उनका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है आजकल के दौर में कि काफी सारे प्यूबर्टी के जो केसेस है यानी लड़कियां जो है वो काफी इससे प्रभावित है। यानी कि लड़कियों में शुरू के कुछ दिनों तक मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर तो होता है, उसमें अल्पार्थ कई बार अत्यार्थ कुछ इरेगुलरिटीज एंड हेवी मेंसेस या कष्टार्थ की समस्या होती है। बट इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, यानी 15-15 दिन तक उनको ब्लीडिंग होती है तो परेशान होकर वो आती है कि मुझे अभी इंस्टेंटली कुछ चाहिए। तो आयुर्वेद में भी हम लोग इंस्टेंटली दे सकते हैं, एक दिन में 1 से 2 दिन में आपको उपशम मिल जाएगा। क्योंकि लाइक ऐसे कहा जाता है, मैंने कई सारे वरिष्ठ चिकित्सकों से भी सुना है एंड लाइक मैंने प्रैक्टिकली भी कई बार केसेस में भी देखा है कि जब आर्तों की प्रवृत्ति हो रही होती है यानी वो आर्तों का गुणधर्म है और इसको हमें एकदम से टोकना नहीं है। कई बार उसका वो एक अपना नेचर होता है। जैसे आप हमेशा से पूछते हो कि अननोन इनफर्टिलिटी के कॉजेस में लाइक हम लोग क्या करें, तो ये एक नेचुरल भी चीजें होती है। तो कई बार ऐसे होता है कि रज की प्रवृत्ति यानी वेग जब आ रहा होता है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। हाँ, हम लोग प्रयास जरूर करेंगे बट इंस्टेंटली जो ये होता है ना वो नहीं, हमें उसमें करना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आपका ब्लीडिंग का पैटर्न डिपेंड करता है आपकी एज पर। आपका लाइक प्यूबर्टी है या लाइक बीच का पीरियड है या मेनोपॉजल एज में आप है, हार्मोन का लेवल क्या है। कई बार लाइक एस्ट्रोजन अधिक बढ़ना भी, कई बार मेनोपॉजल एज में खास करके एस्ट्रोजन का स्तर तो कम होता रहता है जैसे जैसे एज बढ़ता है। बट अगर मेनोपॉज के एज में आते आते एस्ट्रोजन अगर अधिक हो तो उसमें भी डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो इसी प्रकार से इस बीयूबी के बारे में, अत्यार्थों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आयुर्वेद में लाइक रक्तज प्रदर के नाम से भी जाना गया है, रक्तज योनि व्यापक के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। मेंसेस के दौरान अगर अधिक ब्लीडिंग होती है तो उसको मेनोरोजिया कहा गया है। जब आपका पीरियड नॉर्मली 3 से 5 दिन का होता है बट वो अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो भी उसी को मेनोरोजिया कहा गया है। अगर बीच में पीरियड के बीच में अगर इंटरमिस्ट्रल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है सो इट कैन बी नोटेड एज ए पॉलीमेनोरिया। एंड अगर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो इसको मेट्रोरोजिया कहा गया है, यानी ड्यूरिंग द पीरियड एंड इंटरमेस्ट्रुअल पीरियड। आचार्य चरक और सुश्रुत ने इसको शोणित जन्य व्याधि या पित्त प्रकोपजन्य व्याधि के नाम से बोला है। इसी को रक्त प्रदोषक रोग, पित्तावृत अपान वायु यानी पित्त अवृत हुआ है, अपान दृष्टि भी है यहाँ पर, रक्त अतिवृद्धि एंड योनि रोगों का उपद्रव के रूप में रक्त योनि, लोहित अक्षरा योनि व्यापत, परिप्लुता योनि व्यापत। तो इतने सारे नामाभिधान इस व्याधि को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसमें प्लान आउट करना चाहूंगी कि क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। नॉर्मली देखिए कारण का विचार करेंगे तो जैसे मैं अभी बता रही थी कि एज वाइज तो आपको जरूर सोचना है कि इसमें कारण क्या हो सकते हैं। या लाइक कई बार जनरल कॉजेस में लाइक ब्लड का कुछ व्याधि, रक्तज प्रदोषज विकार जिसको आचार्य बताते हैं, ब्लड डिस्कैर्सिया या लाइक कोगुलोपैथी यानी कोगुलेशन टाइम अगर बढ़ा है क्या, थायराइड डिसफंक्शन है क्या, या फिर कुछ ट्यूबरकुलोसिस, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस, ये जनरल कॉजेस में आता है। कुछ पेल्विक कॉजेस में पीआईडी हो सकता है या लाइक एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक अधेजन्स, कई बार अधेजन्स तो कॉमन है, मुझे लगता है कई सारे केसेस भी चल रही है एंड एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा कारण है, उसमें भी काफी ब्लीडिंग होती है। पेल्विक कंजेशन कंजेशन एंड नेक्स्ट कारण इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के चलते, पोस्ट ट्यूबल स्टरलाइजेशन के कारण, या प्रोजेस्टेरोन का पिल कोई लेती है महिला तो उसमें, या कई बार ओव्यूलेटरी इरेगुलर राइपनिंग यानी मतलब इरेगुलरली वो राइप हो जाता है और इरेगुलर भी शेडिंग हो सकती है एंड एन ओव्यूलेटरी रेस्टिंग एंडोमेट्रियम हो सकता है। तो हार्मोनल यूबी भी होता है। जनरल कॉजेस
पेल्विक कॉजेस, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हिस्ट्री है क्या, तो ये सारे कारणों का आपको विचार करना है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रही है क्या, या इंटरट्रेस कोई डिवाइस बिठाया है क्या, कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है क्या, एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर ऑल्सो, कैंसर ऑफ यूटेरस, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ वजाइना एंड पीसीओडी में भी इरेगुलरली ये हो सकता है। इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में आचार्य डल्लन बताते हैं रक्त प्रदर में कई बार बर्निंग सेंसेशन, आज देखिए इसमें पित्त का प्रकोप भी हुआ है, पेल्विक रीजन में, बैक रीजन में पेन होता है और दाह भी हो सकता है। आचार्य वाग्भट ने भी इसी को प्रदर और रक्त योनि के नाम से बताया है। भाव मिश्र, भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर, इन सभी ने इसी प्रकार से रक्त प्रदर में बॉडियक होता है। क्यों होता है, तो रक्त धातु ये जीवन का कार्य करता है, तो रक्त धातु की विकृति यानी रक्त अधिक मात्रा में अगर जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें बाकी जो रिलेटेड धातु है उसका भी पोषण ठीक से नहीं होने के कारण लाइक वहां पे थकान सी आती है। एंड रक्ते रक्तांगाक्षिता सिरापूर्णत्वम, रक्ते अम्ले शिशिर प्रीति सिरा शैथिल्यम वृक्षता च, तो रक्त क्षय में अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा, सिरा शैथिल एवं वृक्षता। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इट इज एवरेजली 50 ml to 80 ml एंड ये 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इन मेनोरोजिया इट मे बी प्रोलॉन्ग्ड एंड इसकी ड्यूरेशन क्वांटिटी भी बदल जाती है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली इन्वेस्टिगेशंस में बताऊंगी, अगर यंग एज की लड़की है तो उसमें रूटीनली तो हम लोग सीबीसी करा ले, यूरिन करा ले, एक आधी यूएसजी करा ले। बट अगर कोई मैरिड महिला है और उसमें इस प्रकार से अचानक से हो रहा होगा तो वहां पे भी आपको यूएसजी एंड मस्ट गो फॉर द हार्मोन प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल करिएगा एंड रूटीन जो भी आपको लगता है कोगुलेशन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम वाले सारे जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। और थोड़ी बड़ी उम्र की महिला है तो उसमें मेनोपॉज का भी सोचिए एंड पैप्समियर एंड बाकी सारे मार्कर्स वगैरह भी, अगर आपको जरूरत लगे कि इसके साथ कोई वेट लॉस या मानो कुछ अलग से लक्षण अनयूजुअल एंड एनी टाइप ऑफ पेन एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग अगर होता है तो वहां पे भी आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए कि क्या कारण है, एनीमिक है क्या पेशेंट, आयरन की मात्रा लो है क्या, या कोई भी टाइप का ऐसी हिस्ट्री आपको मिल जाती है तो उसमें आप जरूर विचार करें। आयुर्वेद में इसके प्रकार जो बताए वातज, पित्तज एंड कफज, तो वातज में कैसे होगा, वातज रक्त प्रदन यानी चौथी टाइप का यानी झाग युक्त टाइप का ये यहाँ पर रक्तस्राव होगा एंड इरेगुलर होगा, पेन रहेगा इसमें। पित्तज टाइप में थोड़ा सा रेड ब्लैक टाइप का वहां पे ब्लीडिंग होगा एंड इन कफज लाइक थोड़ा थिक घन पित्तशीलता उसमें होगी एंड स्टेबिलिटी होगी इसमें, और पेलर मतलब पेल कलर होगा पेशेंट का। सन्निपातज में कई बार थोड़ा बुखार यानी मूर्छा जैसे लक्षण भी होते हैं। अभी इसमें जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में तो दीपन पाचन ही करना है हमको। देखिए इसमें पित्त की दुष्टि है, वात भी दुष्ट हुआ है, अपाना इसमें है, पित्तावृत अपान को हमें देखना है तो पित्त को भी ट्रीट करना है एंड अपान वायु की जो गति है उसमें विकृति आई है और अपान का ही क्षेत्र है। तो इन सभी बातों का विचार कर इस संप्राप्ति जैसे इसमें बन जाती है तो स्तंभन चिकित्सा तो बनती ही है, इसमें शीत उपचार, शीत अन्नपान, पित्त का शमन करना है और इसी के साथ साथ आपको पित्तवात का शमन करते स्तंभन चिकित्सा भी करनी है। अभी आपको लगेगा कि इसमें कहाँ हम लोग दीपन पाचन करते बैठेंगे, बट फिर भी अगर पेशेंट लाइक देखिए पेशेंट बताता है कि मुझे हर महीने में ये हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको वहां पे प्लान जो हम लोग करेंगे ना अगले महीने के लिए जब सोचेंगे तो पहले महीने में हम लोग क्या करेंगे, दीपन पाचन करना होगा और लाइक जैसे कारण इन्वेस्टिगेट आपने किए हैं, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, जहाँ पे आपको मांस वृद्धि जैसे लक्षण मिलते हैं तो वहां पे जैसे रक्त पाचक, देन मांस में दो पाचक के साथ चलना पड़ेगा एंड इसमें अल्टीमेटली बेस्ट चिकित्सा रहेगी जो पित्त का भी शमन करा देंगी, वो है विरेचन, अनुलोमन। तो नेक्स्ट महीने के लिए आपको प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट महीने के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप इसी महीने में दीपन पाचन कराकर उसको विरेचन कर दीजिएगा तो 50% वहां पे आपको नेक्स्ट साइकिल में ब्लीडिंग कम मिलेगी। ऐसे आप लोगों को प्लान अलग अलग केसेस में अलग अलग प्लान रहेगा। जब यंग एज की लड़की होती है तो वहां पे लड़कियां मना कर देती बस्ती वगैरह के लिए एंड वहां पे थोड़े लिमिटेशंस भी आ जाते हैं, तो वहां पे हमें शमन चिकित्सा के साथ चलना पड़ेगा एंड इट टोटली काउंसलिंग, रेस्ट लेना और फैमिली पैटर्न को देखना, ये भी सारी बातें वहां पर होती है। उसके लिए भी आप वैसे तो अगर लड़कियों को आपने अच्छे से काउंसल कर लिया तो इसमें भी विरेचन एंड बस्ती के साथ चल सकते हैं। अगर 16 साल के बाद वाली महिला लड़की है तो उसमें आप आराम से सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। केवल
आपको लाइक धावन एंड उत्तर बस्ती जैसे नहीं करना है, बट नॉर्मल योग बस्ती कैन बी प्रिफर्ड एंड यू कैन गो विथ लेप। जो गर्भाशय पर हम लोग लेप लगाते हैं, एब्डोमेन पर ऊपर जो घृत का लेप लगाना होगा या मिट्टी का लेप लगाना होगा, तो वो सारा तो हमें यहाँ पे करना ही है, और वो कर कर ही हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट वहां प्लान कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड इसमें क्या किस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। आपको इसमें विचार करते समय इसमें सिंगल हब्स बहुत सुंदर काम करते हैं। सबसे बेस्ट काम करने वाला, या आप इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, ऐसा जो हब है अशोक है। अशोक, लोध्र, धातकी पुष्प बेस्ट काम करेंगे। एंड बिकॉज लाइक ये एक प्रकार से जो अशोक जो है ना, अलग अलग एज में भी काम करेगा, जो पेन सहित, यानी डिस्मेनोरिया भी है, पेन भी है, एंड यूट्राइन स्पाज भी होता है, खास करके बड़ी उम्र की महिलाओं में। तो वहां पे आप अशोक को दीजिएगा। एंड दिस अशोक जो है वो कंजेशन भी कम करेगा, सूजन कम करेगा, एंडोमेट्रियोसिस, सिस्ट वाला, फाइब्रॉइड वाला, यानी पेन विद ब्लीडिंग जहां पर भी होगा वहां पे आम भी है। एंड कफ इज ऑल्सो, कफ है, वात है, अर्थवस्त्रोत वृद्ध हुआ है, तो वहां पे अशोकारिष्ट, अशोक घृत, अशोक का काढ़ा, लोध्र दोनों मिलाकर चूर्ण काढ़ा, एंड सिद्ध दूध, क्षीरपाक, घृत, ऐसे कई सारे ऑप्शंस अशोक के साथ आपको मिल जाते हैं। तो वो आप जरूर वहां पे विचार करिएगा कि हम लोगों को किस प्रकार से अशोक का उपयोग कर लेना है रक्त प्रदर्भ व्याधि के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न को देखते हुए, यानी पेशेंट मुख्य रूप से तो आपको पहले उसमें हिस्ट्री और बाकी सारे लाइक कॉजेस को रूल आउट कर कर ही ट्रीटमेंट प्लान करनी पड़ेगी। रिस्क फैक्टर भी याद में रखिएगा, वहां पे कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ जहाँ पे जरूरत है, आयरन डिफिशियंसी है तो आयरन को बढ़ाना पड़ेगा एंड ऑल। जहाँ पे आपको कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, लाइक डीएनसी है, कई बार पेशेंट को रूल आउट कराने के लिए, या कुछ और भी लाइक हो सकते हैं। और कुछ बार तो डॉक्टर्स बता देते कि हिस्टेक्टोमी करना है, अगर बहुत ही ज्यादा लाइक एलोपैथी डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हो एंड फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग है, कुछ उपशम नहीं मिल रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये जाकर दिया जाता है। बिल्कुल। सो इस प्रकार से आपको पित्तज चिकित्सा, पित्त शमन की चिकित्सा करनी है। एंड इस प्रकार से पित्त शमन के लिए विरेचन बेस्ट रहेगा इसमें। और ये इट कैन बी टेकन एज अधोग रक्तपित्त, परिप्लुता, लोहितक्षरा, अश्रुजा वगैरह, ये सारे इसमें है। अपान दृष्टि है, रक्त वृद्धि है, पित्त वृद्धि हो गई है, एंड जो एंडोमेट्रियल हार्मोन है इसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा, एंड लाइक एचपीओ एक्सिस में भी बदलाव आएगा, एंड ड्यू टू दैट डिस्टर्बेंसेस इन द एंट्रोमेट्रियल ब्लड वेसल कैपिलरीज एंड एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी इसमें। तो इट इज ये इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति बनती है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको दीपन पाचन आपको करना है, एंड फिर विरेचन आपको करना है। विरेचन के पहले स्नेहपान के लिए आप शतावरी घृत, पंचतिक्त घृत एंड पंचगव्य घृत, यष्टि मधु घृत, दाढ़ी मधु घृत, बहुत सारे जो पित्त शमन करने वाले सारे जो भी घृत आपको ठीक लगते हैं, इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा प्रिफर करवाऊंगी आपको दाढ़ी घृत प्रिफर करवाऊंगी। एंड देन अशोक घृत कैन बी गिवन, एंड तिक्त कषाय वाला पंचतिक्त चलेगा, पंचगव्य चलेगा, महातिक्त चलेगा इसमें। तो कोई भी शीत गुण वाला प्रधान वाला जो द्रव्य है इसमें आपको लाइक स्नेहपान के लिए यूज करना है। एंड फिर रूटीनली आप अरगवत या लाइक अभयारिष्ट, अभयागुड़, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके साथ आप इसमें विरेचन कर सकते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए। बट तुरंत आपको क्या करना है, लाइक पेशेंट आता है तो स्थानिक चिकित्सा में लाइक इसमें आप उत्तर बस्ती भी कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग स्त्राव नहीं करना है। स्त्राव कम हो जाने के बाद आपको ये करना है। तो लाइक पहले साइकिल में भी आप कर सकते हैं अशोक त्वक सिद्ध घृत का आप 10 ml का उत्तर बस्ती दे सकते हैं यहाँ पे, और लोध्रा अशोक दोनों का भी कंबाइन करके दे सकते हैं। या फिर आप उत्तर बस्ती नहीं देना चाहते तो सिंपल निरूह और अनुवासन के साथ चलते हैं। फिर निरूह के लिए आपको यहाँ पे रासना आयरन दशमूल का प्रयोग करना पड़ेगा। एंड फॉर अनुवासन देर आर मेनी ऑप्शंस, लाइक अशोक सिद्ध है, फलवृत का भी प्रयोग किया जा सकता है, यष्टि मधु सिद्ध है, चंदन बला लाक्षादि। बेस्ट इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा थर्ड डे पे, एकदम से इतना अच्छे से ये काम करेगा अगर आप निरूह अनुवासन का प्रयोग करते हो। और निरूह अनुवासन का प्रयोग आप स्त्राव के चलते भी कर सकते हैं, बस आपको स्त्राव के चलते उत्तर बस्ती का प्रयोग नहीं करना है। सो इसमें आपको बाकी बस्ती तो है ही, वमन भी दिया जा सकता है। लाइक शोधन के लिए आप प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप शोधन के लिए वमन, विरेचन, बस्ती तीनों का प्लान करें।
अभी हम चलते हैं आगे कि स्त्राव काल में क्या करना है। स्त्राव काल में तो मेरे विचार से इंटरनल मेडिसिन ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसमें जैसे मैं बता रही हूँ अशोक का है, मैं कई सारे आपको फॉर्मुलेशंस भी बताऊंगी। इसमें सबसे बेस्ट रहता है मेरे विचार से, आचार्य योग रत्नाकर ने भी इसको बताया है, यानी बला सिद्धते दूध, बला सिद्ध क्षीरपा यानी बला चूर्ण। आप इसमें जैसे आपके विचार से इसमें अश्वगंधा एंड शतावरी एंड लाइक शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, काकोली जैसे चिवनी एंड रोणीगन के भी द्रव्य मिलाकर आप इसका क्षीरपाक बनवा सकते हैं। केवल अशोक का क्षीरपाक 40 ml ट्वाइस अ डे, थर्ड डे को आपको उपशम मिलेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है लोद्र अशोक, दोनों का मिलाकर क्षीरपाक या चूर्ण या कषाय। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है लोद्र मूल नागकेशर, लोद्र चूर्ण 1 ग्राम लीजिएगा, नागकेशर 1 ग्राम लीजिएगा। एंड इसमें आपको थोड़ा अभी पित्त शमन का विचार करते हुए मुक्ता प्रवाल में से कुछ भी प्रवाल भस्म लीजिएगा 250 मिलीग्राम। एंड इनको तंडुलोदक यानी चावल के पानी के साथ आपको देना है पेशेंट को। एंड ये बहुत ही अनुभूत एंड बहुत बेहतरीन नुस्खा है, मतलब सिंपल भी है। मैम लोद्र, फिर से रिपीट कीजिए ना फिर से। लोद्र चूर्ण 1 ग्राम, नागकेशर चूर्ण 1 ग्राम, प्रवाल भस्म 250 मिलीग्राम और चावल के पानी के साथ आपको ये देना है। ये अनुभूत है, मतलब महाराष्ट्र में काफी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बताऊंगी। मैम ये दिन में कितनी बार देना है, खाने के पहले की खाने के बाद? सर ये 2 बार देना है, खाने के बाद दे सकते हैं, चावल के पानी के साथ जरूर दीजिएगा। इवन यू कैन ऐड पुष्यानुक चूर्ण, कुछ लोग पुष्यानुक चूर्ण भी देते हैं चावल के पानी के साथ, वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है रक्त बदल में। थैंक यू मैम। लोध्र चूर्ण 1 ग्राम, जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये चरकोक्त ही है एंड मतलब इसका भी काफी अनुभूत ये काम करता है। लोध्र चूर्ण 1 ग्राम एंड जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम ये देना है। केवल केवल पुष्यानुक चूर्ण भी कई सारे लोग यूज करते हैं, चरक आचार्य का रेफरेंस है ये, पुष्यानुक चूर्ण विथ तंडुलोदक। देखिए यहाँ पे हमें संप्राप्ति भंग करना है, तो संप्राप्ति में कौन से गुण है? एक तो वातदोष का चल गुण है ना, वायु का चल गुण है, एंड पित्त दोष का द्रव गुण दुष्ट हुआ है, तो पित्त के द्रव गुण की दृष्टि है, वायु के चल गुण की दृष्टि है, तो इन दोनों के ऊपर आपको काम करना है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा अभी यहाँ पे आगे थोड़ा हम लोग ये भी विचार करेंगे कि अगर एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस जैसे कंडीशन है, तो जिसमें मांस धरा भी, मांस धातु भी दुष्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लघु वृक्ष गुण वाला भी द्रव्य यूज करेंगे, जो कि हाइपरप्लेशिया जो कंडीशन है उसके लिए भी काम करेगा, है ना। तो वो भी आपको सोचना होगा कि थोड़ा इस प्रकार से काम करने वाले फिर आगे जैसे वरुणादि कषाय है, थोड़ा लेखन करेंगे, वृक्ष चिकित्सा करेंगे, ऐसे भी कुछ कल्पों का हम लोगों को विचार करना है जो काफी अच्छे से इसमें रिजल्ट भी देते हैं। एंड मतलब हर देखिए हर पेशेंट की संप्राप्ति घटक थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, तो उसके जैसे आपको सोचना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशंस में आप क्या यूज कर सकते। बाकी तो जो पित्त प्रकोपक आहार विहार है वो सारा आपको बंद करना है। फिर जो हम लोग अनाथों की केसेस में यूज करवाते हैं ना, पेशेंट को थोड़ा तीखा मसालेदार एंड कटु गर्म उष्ण टाइप के द्रव्य, दही, मत्स्य, मांस वगैरह बता देते, वो सारा आपको कम करवाना है इसमें। वो सारा कुछ नहीं चलेगा, तो अपोजिट शीत मधुर तिक्त गुण वाले सारे जो भी द्रव्य है, आहार्य द्रव्य है, वो सारे हम लोगों को यहाँ पर यूज में लाने होंगे। एंड पेट साफ होता रहे पेशेंट का, वात पित्त की तरफ ध्यान दीजिएगा, एंड तीनों दोषों की तरफ भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज जैसे हमें अलग अलग व्याधि में अलग अलग टाइप की संप्राप्ति मिलती है। अर्बुद का विचार करेंगे तो कफ होगा, एंडोमेट्रोसिस का विचार करेंगे तो कफ होगा, एंड अगर हम लोग इसको रक्त पित्त की तरफ ले जाते हैं अधोक, तो उसमें पित्त की दृष्टि होगी, एंड अगर हम लोग इसको डीओ भी मानते हैं तो यहाँ पे वात की दृष्टि होगी। सो मतलब इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सोच विचार कर ही इसमें पित्त शमन के लिए फिर आपको मुक्ता प्रवाल पिष्टि का भी अच्छा विकल्प है ना। एंड इसमें एक और अच्छे से काम करने वाला है रसांजन एंड लाक्षाचूर्ण, पित्त शमन करता है। रसांजन एंड लाक्षाचूर्ण ये बकरी के दूध के साथ देने हैं, बकरी के दूध के साथ। अवलेह के रूप में जीरकाद्यावलेह, दाड़िमावलेह,
फिर आपको प्रद्रांतक लोह एंड कुछ और कषाय बता देती हूँ मैं, आप खुद से भी इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ डिकॉक्शन है, प्रदरहर कषाय है जिसमें खदीर, सीता, बला, सारीवा, वासा, जपा, मुस्ताक, शालमली एंड आम्लकी, ये सारा काढ़ा बनाकर आप इसको शहद एवं शुगर या खड़ी शक्कर के साथ दे सकते हैं। सेम थिंग आप इसमें थोड़ा सा बदलाव करके सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग दे सकते हैं, जैसे मुस्ताग रुचि है और यष्टि मधु है, मुदक है, कुलत है, इन सभी का भी आप उपयोग कर सकते हैं काढ़े के रूप में। प्रोप्राइटरी मेडिसिन में आपको बताऊंगी मैं। पुष्पांग चूर्ण का मैंने बताया, उशिरासो 4 चम्मच दीजिएगा, चंदनासो, उशिरासो, उशिरासो, चंदनासो, लोध्रासो आप दे सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड फिर अशोकारिष्ट तो है ही, द्राक्षादि कषाय, द्राक्षारिष्ट, चंद्रकला रस, बलादि कषाय, गुड़ शतावरी, कामदुधा, मुक्ता प्रवाल कॉम्बिनेशन में, बोलबद्ध रस थोड़ा बहुत चलता है, वैसे बोल परपटी भी है। इसमें आप नागकेशर, उशीर, इन दोनों का पाउडर शुगर के साथ, शर्करा के साथ, इसमें आपको मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन भी काफी प्रकाशमन भी करेगा एंड अच्छा काम करेगा। लज्जालु चूर्ण तंडुलोदक के साथ। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, मुनक्के का पानी। अगर इसमें आपको टिपिकली वातज टाइप का अगर प्रदर लगता होगा तो नागरादि चूर्ण, पित्तज टाइप का अगर है तो लाइक थोड़ा कुछ उत्पल आदि गण के चूर्णों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, या मधुक आदि में जैसे ज्येष्ठ मध है, त्रिफला है। अभी जैसे मैंने बताया था रसांजन, लाक्षा, महातिक्त है। कफस टाइप का अगर संप्राप्ति ज्यादा लगती है तो नींब गुरुशी कषाय, रोहितकारिष्ट, पथ्यादि काढ़ा, परिपाठादि काढ़ा बेस्ट काम करेंगे। फलतिकादि गुगुल, पंचभौतिका में आने वाली हूँ अभी। पंचभौतिक की कुछ बहुत सुंदर कल्प है, इसको मैंने पिछले साल पढ़ाया था, फिर से एक बार मैं इसको लगे तो मतलब हम लोग चर्चा करेंगे फिर से एक बार पंचभौतिक कल्पों की, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है वो। फलतिकादि गुगुल बेस्ट, फलतिकादि कषाय भी मिलता है, गुगुल भी मिलता है। इंस्टेंट आपको चाहिए तो फलतिकादि कषाय दीजिएगा, बेस्ट काम करेगा। शतावरी आदि बता देंगे क्या टॉपिक चल रहा है? रक्त प्रदान, शतावरी आदि कषाय। पेशेंट को अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, प्राणायाम। अगर पेशेंट मेनोपॉज में है तो वात का भी शमन करवाइएगा। पेशेंट अगर प्यूबर्टी में है थोड़ा पित्त की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नहीं, तो मेरे रसायन और लाक्षा चूर्ण जो आपने बताया था बकरी के दूसरा, इसमें मात्रा डोसेज क्या होगी? सर रसायन देंगे हम लोग 125 मिलीग्राम। एंड दूसरा क्या बताया था मैंने रसायन के साथ? लाक्षा चूर्ण। लाक्षा चूर्ण हम लोग लेंगे करीब करीब 200 मिलीग्राम। और ये बीडी देना है? बीडी देना है, बीडी खाने के बाद? यस। तो सिंगल हर्ब्स में ना आप द्राक्षा का मैंने बताया ऑलरेडी, चंदन दे सकते हैं, चंदन चूर्ण, उशीर, गोक्षुर, बला, लज्जालू है, लोध्र है, धातकी है ना, शतावरी भी दे सकते हैं। ये सारा आप कंबाइन करके काढ़ा या क्षीरपाक में दे। बाकी तो
लाइक द्राक्षादी कषाय है, प्रवाल भस्म है, बोल परपटी बहुत अच्छा काम करेगी। कामदूधा एंड मोक्तिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैम सूद शेखर? सूद शेखर भी दे सकते हैं सर पित्त शमन के लिए, बट सूद शेखर से ज्यादा मैं यहाँ पे प्रीफर करती हूँ मुक्ता प्रवाल पिष्टी, बेस्ट है ना, मतलब मैम दोनों डायरेक्टली। साथ में देते, दोनों मुक्ता? हाँ देते हैं। मैम तो अगर फिर ये दोनों साथ में दे तो इसमें मतलब अनुपान क्या रहेगा? जैसे कामदूधा मोती युक्त और प्रवाल पिष्टी के साथ दिया और सूद शेखर भी दिया, तो हाँ, ये इसमें क्या अनुपान क्या रहेगा बेस्ट? जैसे शहद के साथ दे सकते हैं, मिश्री के साथ दे सकते हैं। मैम थोड़ा शहद मिश्री तो सॉलिड, मतलब सूद शेखर रस तो दूध के, टैबलेट है, दूध के साथ, हाँ दूध के साथ दे दे। हाँ। इसमें एक और है रक्त पित्तांतक लोह करके है। ये आप 20th डे को स्टार्ट कर सकते हैं, तो लाइक आगे आने वाली जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल करती है। बोल परपटी, और एक बार मेंस्ट्रुएशन आ जाता है तो बंद कर देना है। और जो अगर लाइक इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए अशोकारिष्ट एंड पुष्यानुक चूर्ण अच्छा रहेगा। फिर इसमें जैसे आपके कुछ बाहर के मार्केट के प्रोप्राइटरी भी कई सारे कल्प है ना, स्त्री वैद्य हरि रस है, एंड लाइक नारी के लिए कुछ कुछ अलग अलग कल्प मिल जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए शतावरी गुड़, पुष्यानुक चूर्ण साइकिल को रेगुलेट भी करेगा, एंड साइकिल की जो लेंथ कम हुई है बीच में अचानक से स्पॉटिंग वगैरह होती है तो उसको वो कम करता है, बिकॉज बाय लाइक नॉर्मलाइजिंग द हार्मोन। बाकी आपको ग्रंथोक्त कई सारे हैं, प्रद्रांतक कषाय है, कुष्मांड रसायन है, पत्रांगासो, जैसे अशोकारिष्ट वैसे पत्रांगासो भी है, वासा है। वासा का मैंने ऑलरेडी बताया था, वासा का घृतपान करवाइएगा 10 ml डेली, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। वासा घृतपान एंड चंदनबला लाक्षादी की बस्ती, मात्रा बस्ती या लाइक अनुवासन निरूह में बेस्ट है। आपको एकदम नेक्स्ट तुरंत वासा घृत आप चालू रखिएगा, ड्यूरिंग मेंसेस भी चल सकता है, और वो कोई भी एज में दे सकते हैं वासा घृतपान, तो उसके लिए तो एज का कोई ये भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। मैम ये कैसे खाली पेट देना है, कैसे यस, वासाग्रस्त? हाँ सर, सवेरे उठने के बाद खाली पेट दीजिएगा पेशेंट को। 10 ml? यस, 10 to 15 ml। बाकी आपको लड़कियों के लिए थोड़ा विचार करते हैं तो लाइक वहां पे पेशेंट को, मतलब लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं आता है ना, तो हम लोग फलत्रिकादि गुगुल दे सकते हैं, 1 बीडी, चंद्रप्रभावटी दे सकते हैं, गैरिक एंड प्रवाल भस्म दे सकते हैं, दोनों को मिलाकर। फिर फलग्रुत भी दिया जा सकता है सर, फलग्रुत मैम के इंदुकांत घृत अच्छा रहता है क्या इसमें? दे सकते हैं, कुछ लोग देते हैं। चंद्रप्रभावटी दीजिए 1 बीडी, अश्वगंधा चूर्ण भी दिया जा सकता है, पद्मकाष्ठ चूर्ण 5 ग्राम बीडी दिया जा सकता है, नित्यानंद योग दिया जा सकता है, एंड अभी मैं थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कई सारे हैं हमारे पास विकल्प वैसे। फिर आप बात के लिए यानी स्त्राव जब कम हो जाता है तो उसमें आप पिचू भी करा सकते हैं पित्त शमन के लिए। एक देखिए, अगले महीने के लिए तैयार करना है तो विरेचन दे दिया आपने, एंड बस्ती दे दिया, उत्तर बस्ती दिया जा सकता है। फिर आप पिचू भी दे सकते हैं, शतदोघृत का एंड शतावरी का, यष्टि मधुघृत का पिचू। अनुवासन बस्ती दिया जा सकता है, अनुवासन एंड निरूह व्यत्यय साथ दीजिएगा। अनुवासन में यष्टि मधु है, धातक्यादि तेल है, उदुम्बर है। फिर आप लाइक पेशेंट को थकान वगैरह है उसके लिए उदुम्बर अवलेह, कुष्मांड अवलेह, च्यवनप्राश, वासावलेह, ये सारा दे सकते हैं, बेस्ट काम करेगा। और मुझे लगता है अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए पहले से ही पिचू वगैरह धारण करवा देते हैं, अनुवासन बस्ती या उत्तर बस्ती आजमाते हैं, तो बहुत फर्क पड़ेगा पेशेंट को।
और नेक्स्ट साइकिल में ब्लीडिंग पेन पर एकदम से कम हो जाएगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एकदम 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको पंचभौतिक की विचार से भी बताऊंगी। एंड इसमें जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अत्यार्तों के काल में भी मात्रा बस्ती दीजिएगा, चंदन बला की एंड वासा पान या पंचवलकल की भी, काढ़े की भी बस्ती दी जा सकती है, या फिर लौध्र सिद्ध तेल खुद बनाकर आप दे सकते हैं, या घृतक उसका आप अगर बस्ती देते हैं, काल में भी चालू है पीरियड तो भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप बोलते हैं इंस्टेंट रिलीफ चाहिए मुझे, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से इंस्टेंटली काम करेगा। अभी मैं आपको थोड़ा पंचभौतिक की विचार से बताऊंगी कि देखिए इसमें पित्त का प्रकोप है एंड कहीं ना कहीं उष्ण गुण बढ़ा है, पित्त की द्रवता बढ़ी है, रक्त धातु की दृष्टि हुई है, एंड इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जाकर दोनों रक्त धातु दुष्ट होकर अधोग स्त्राव से उसका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, यानी ये रक्त वृद्धि एंड पित्त वृद्धि की लक्षण है। तो उसमें आपको लाइक थोड़ा मैं बताऊंगी कैसे मेडिसिन का प्लान करना है। इसमें परिपाठादि काढ़ा बहुत अच्छा है। एक परिपाठा मतलब वो शीत गुण का है, पित्त गुण का है और पित्त का शमन भी करेगा। 15 ml की मात्रा में सवेरे 6 बजे देना है एंड शाम को भी 6 बजे इसको देना, मतलब 12 घंटे का इसमें बीच में पीरियड होना चाहिए। एक अभी आज ही किसी ने तो पूछा था रजनी किट्ट योग करके, सो दिस रजनी किट्ट योग इज वेरी नाइस एंड ये गर्भस्थापना भी करता है एंड अत्यातोत में भी दिया जाता है, इवन दो इट कैन बी यूज्ड इन आमवाट संधिवात में भी यूज किया जाता है। इसमें रजनी किट्ट योग 250 मिलीग्राम की मात्रा में सवेरे 10 बजे फिर दोपहर को ऐसे इसका डोज रहता है। रजनी तेल आता है, रजनी तेल से पेशेंट को हल्का सा अभ्यंग करिएगा, इवन दो अगर आप यष्टि मधु या दाढ़ी मृत का हल्का सा अभ्यंग एब्डोमिन के ऊपर भी करते हैं तो भी पेशेंट की ब्लीडिंग कम हो। इवन मैंने देखा कि जैसे अभी हम लोग पंचभौतिक की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे उष्ण यानी जल की द्रवता बढ़ी है एंड तेज महाभूत की विकृति है, तो इसका स्तंभन कराने के लिए आप सिंपल जो काली मिट्टी होती है, इस काली मिट्टी का भी एब्डोमिन के ऊपर लेप लगाते हैं, तो ये भी एक पंचभौतिक चिकित्सा का ही प्रकार हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको लाइक उस गर्भाशय क्षेत्र के ऊपर कार्य करने वाला जो अच्छा विकल्प है वो है जम्बू कत्वक, यानी जम्बू की त्वचा 4 पार्ट लेनी है एंड चंद्रप्रभा वटी एक पार्ट, ऐसे भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। देन दूसरा इसमें जैसे रजनी किट्ट योग है, वैसे ही पद्म किट्ट कांति योग करके भी है, ये भी अपान काल में 250 मिलीग्राम की मात्रा में दीजिएगा। विद्रुम किट्ट करके भी योग आता है जो कि 125 मिलीग्राम की मात्रा में दिया जा सकता है। सो इवन लाइक आपको क्षारधर्मी इस उष्ण गुण के पित्त के विरुद्ध में काम करने के लिए परिपाठादि एंड रजनी तेल का अभ्यंग, स्वदष्टादि गुगुल 250 मिलीग्राम आप सवेरे शाम दे सकते हैं। सो द्रवत्व का भी गुण कम करना है, द्रवत्व का शोषण कराने के लिए, द्रव गुण को कम कराने के लिए थोड़ा कषाय गुण तिक्त गुण वाला जम्बू का काम अच्छा रहेगा। जो वृद्धि हुई ना, वृद्धि समान सर्वेशम, इस हिसाब से जो लाइक मैंने अभी बताया था आपको, अगर पेशेंट को अर्बुद एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियां है तो वहां पे हम लोगों को लेखन करना पड़ता है, तो इस लेखन की स्थिति के लिए चंद्रप्रभा और ये तो हम लोग यूज करते ही है, बट साथ में गिरिज एंड लाइक कांति प्रभा, ये दोनों 500 मिलीग्राम की मात्रा में यूज करें आप, बेस्ट काम करेगा, जो खास करके लेखन जहाँ पे आपको करना है गर्भाशय का। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए लेखन वाला। लेखन गिरिज एंड कांति प्रभा 500 मिलीग्राम ईच, 500 मिलीग्राम ईच। यस यस, क्योंकि ये गिरिज पार्थिव है इसीलिए। और मैम चंद्रप्रभा भी देनी है ना? चंद्रप्रभा भी देनी है सर। चंद्रप्रभा आप लाइक मैंने अभी बताया था ना, चंद्रप्रभा को आप कंबाइन करिएगा जम्बू के साथ, जम्बू त्वक का चूर्ण 4 भाग एंड चंद्रप्रभा 1 भाग, ऐसे कंबाइन करके दे सकते हैं। जम्बू का त्वक जो है ये यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर काम करेगा, बेस्ट काम करेगा। फिर आपको लाइक अभी मैंने बताया कि आयरन की कमी के कारण भी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो और कई बार थकान भी है, तो इसमें बाद में लाइक थोड़ा बल्ले चिकित्सा के लिए आप सोचते हैं, तो उसमें कुछ कुष्मान डावले दाढ़ी मावले ऐसे कल्प भी है एंड पद्मकांति योग भी है, जो पद्मकाष्ठ वगैरह इसमें है।
या विद्रुम कित्त योग है जो मांस धातु एंड रक्त धातु को बल बढ़ाने वाला रसायन कार्य करेगा ये, है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा विचार करना है इसमें। आई थिंक बहुत सुंदर तरीके से आपको फॉर्मुलेशंस मैं बता रही हूँ, और भी कुछ मैं इसमें आपको फॉर्मुलेशन कुछ नुस्खे भी बताऊंगी। मैम जम्बू फल का त्वक? त्वक नहीं सर, जम्बू का मतलब जो वृक्ष है ना उसका त्वक, फल का नहीं। अच्छा, जो छाल है, हाँ बार्क। हाँ, मतलब पेड़ की है, मतलब पेड़ जामुन की छाल, पेड़ जामुन की के छाल। पेड़ जामुन के पेड़ की Yes. छाल। यस, ओके मैम। इसमें मैं कुछ अनुभूत बताती हूँ फॉर्मुलेशंस। जो द्राक्षा है ना, द्राक्षा यानी द्राक्षा के पत्ते छोटे, मतलब बारीक बारीक एकदम ताजे वाले ग्रीन वाले जो ये होते हैं ना उसके पत्ते, उसका रस अच्छा माना गया है। इसके साथ दूसरा है पका हुआ केला, पका हुआ केला एंड घी, घी के साथ खाए ऐसे बताया आचार्य बताते हैं। पका हुआ केला एंड घी। देन वर्ड, वर्ड का अच्छा है, वर्ड का, वर्ड पीपल एंड सीताफल, इनकी छाल, और इसमें वंशलोचन, खड़ी शक्कर, इनका चूर्ण मिलाकर ये घी और शक्कर के साथ खाने को देना। तो आप सोच देख रहे होंगे कि कई बार मैं बता रही हूँ आपको अनुपान रक्त प्रदर में खास करके घी एंड शक्कर है। तो शक्कर से क्या होगा, पित्त का शमन होता है, इसलिए घी शक्कर अच्छा माना है इसको। इस प्रकार से कई सारे फॉर्मुलेशंस है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये काम करेंगे। ज्येष्ठ मध, ज्येष्ठ मध का चूर्ण चावल के पानी के साथ और शुगर के साथ शक्कर मिलाकर दीजिएगा। इसमें अगर बर्निंग वगैरह है, पेशेंट को दाह भी है, पित्त का प्रकोप ज्यादा है, तो आंवला का प्रयोग करें। आप इसमें गुलकंद एंड आंवला का कोई भी कल्प दे सकते हैं, या फिर खड़ी शक्कर और जीरा, इनका पाउडर चावल के पानी के साथ दीजिएगा। ओवरऑल आपको इसका लाइक अच्छे से प्रयोग करना है, खड़ी शक्कर का बहुत अच्छे से। इवन खड़ी शक्कर खाने को देते हैं इस धूप काल में, वही विचार से देते कि पित्त का शमन हो। ऐसे कई सारे विकल्प हमारे पास है जो रक्त प्रदर के लिए काफी सुंदर तरीके से काम करते हैं। सो आई थिंक डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग लड़कियों में एंड बड़े उम्र के महिलाओं में आपको किस प्रकार से विचार करना है, तो ये मैंने सारा आपको बताया है। यस मैम, बताइए। और बाकी डाइट वगैरह का भी तो आपको ध्यान रखना ही है। लज्जालू वगैरह बहुत अच्छा है, लज्जालू का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बार बार। पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा और रूल आउट करिएगा एग्जैक्ट कॉज क्या है, एंड इसमें फिर कौन सा प्रकार आपको मिल जाता है। उसके कॉम्प्लिकेशंस को अनदेखा मत करिएगा, जिसमें पेशेंट को भी कई बार ड्राउजी, एनीमिक एंड कन्वर्जन्स भी आते हैं, मेंटल कंफ्यूजन रहता है पेशेंट को, पेशेंट कई बार लज्जास्पद बताते नहीं है। तो आप इस प्रकार से विचार करिएगा, एंड नेक्स्ट साइकिल के लिए अगर ट्रीट करना होगा तो इसी साइकिल से स्टार्ट करें, दीपन पाचन अनुलोमन कर दीजिएगा, बेस्ट होगा काम रक्त पित्त चिकित्सा। ओके, एंड किसी को कुछ है इसमें डाउट तो पूछिए।
एंड आपका भी कुछ इसमें अनुभव हो तो वो भी मैम, बताइएगा। जैसे काफी सारे आपने योग बताए हैं, तो मैम ये पीरियड्स के दौरान भी दिए जा सकते हैं क्या? यस यस, पीरियड्स के दौरान ही दिए जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैंने बताया ना, पीरियड्स के दौरान आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, चंदन बला लाक्षादी की। चंदन शादी और वासाग्रता हाँ, बता और रहे थे। वासागृत का अनुभूत है, उस दिन उस मैम ने भी बताया था ये। मैम इसमें हम दीपन पाचन ऐसी चीजों से करवाएं जिससे पित्त शमन करती है, जैसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण है यस या यस, अभिपत्ति कर द्राक्षारिष्ट है? चूर्ण, यस हाँ, अभिपत्ति कर रस पाचक, या फिर पटोल आदि कषाय दीजिएगा, पटोल नींबू दीजिएगा। देखिए सारे रस रक्त पाचक वाले वैसे तिक्त कषाय रस के ही है, अच्छा तो मैम, रस रक्त दोनों पाचक मतलब इसे हाँ कर सकते हैं, रस रक्त दोनों दे यस सकते हैं। यस यस यस। मैम, और वो जम्बू त्वक चूर्ण और चंद्रप्रभावटी जो देना है वो ओडी डोज में जाएगा या बीडी में? बीड़ी में दीजिएगा, बीड़ी में दीजिएगा, कोई भी तो वो डोज बीड़ी में ही पार्ट त्वक चूर्ण और 1 पार्ट चंद्रप्रभावटी, ये 1 टाइम में और इतना ही सेकंड टाइम में? यस यस यस। और बताइए मैम, एनी डाउट? आर्शिया जी, रंजीत जी, आप क्या यूज करती है? सपना जी, और कुछ आपका इसमें अनुभव हो तो बताइए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलो रंजीत जी, बहुत दिनों के बाद बोलिए। मैम मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था कि हम अगर लेखन क्रम के लिए किसी पेशेंट को मात्रा बस्ती दे सकते हैं उसके मेंसेस के 10 दिन पहले? हाँ दे सकते हैं ना, मैसेज के 2 दिन पहले, क्या दिक्कत है, दीजिएगा, जरूर यस दीजिएगा। मैम, पेशेंट को ना फेब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो उनको मेंसेस मतलब इरेगुलर है, तो फिर हम्म। मतलब दे सकते हैं ऐसे कोई? हाँ दे सकते हैं ना, देखिए देखिए इरेगुलर है कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका डेट है, लाइक कोई मानो डेट है तो उसके पहले आप स्टार्ट करिएगा ना, 10 दिन मात्रा बस्ती यस स्टार्ट कर मैम। दीजिएगा। किस ठीक है मैम। चीज तो के लिए मैम काम करना है आपको? फाइब्रॉइड के लिए काम करना फैब्रॉइड के लिए मैम, तो मैम इसमें मतलब सैचुरादी ऑयल की दे है? सकते हैं चलेगा, ज्यादा मंथ? यस यस यस। ठीक है और मैम। यूएसजी वगैरह करा लिया एक बार, दीपन पाचन करा लिया उनका? यस मैम। मैम एक हम्म। बार विरेचन भी करवाया हुआ है उनको। वेरी नाइस, तो फिर करिए बस्ती, करिए। ओके। ओके और मैम, बस्ती थैंक करते यू। हैं तो आप सहचर की या शतपुष्पा की तो पीरियड रेगुलराइज होने में भी मदद मिलेगा ना। यस मैम, हम्म। थैंक मैम यू बेटर मैम। क्या रहेगा, सहचर या शतपुष्पा, मतलब डिफरेंशियल क्या रहेगा अगर इन दोनों? इरेगुलर है तो शतपुष्पा अच्छा रहेगा, एंड केवल लेखन करना है तो सहचर। तो शतपुष्पा दोनों काम कर देता है आपके हिसाब से, इरेगुलर रेगुलर हाँ भी कर देगा और लेखन भी कर देगा? यस थैंक यू मैम। यस, आई होप कि आपको, मुझे नहीं लगता कि रक्त पदर को लेकर आप कभी भी परेशान होइएगा, बिकॉज देर आर सो मेनी लाइक मैजिकल रेमेडीज आर देयर इन आयुर्वेद, बहुत अच्छा काम करते हैं। बस हमें कॉन्फिडेंस है। पेशेंट क्या होता है ना कि पेशेंट भी डर जाते हैं, रक्त पदर के जो अवस्था में पेशेंट आते हैं ना, तो वो भी डर जाते हैं और उनको तुरंत इलाज चाहिए होता है, तो उनको कम से कम 2 दिन तो मांग लीजिएगा। पेशेंट कई कई से थक भाग कर आते हैं और हमारे पास आते ही बोलते हैं कि 1 दिन में ब्लीडिंग स्टॉप होनी चाहिए। तो उसकी देखिए, शरीर के जो हमारे सब्सटेंसेस है, घटक है, उनकी भी एक प्रवृत्ति होती है। कई बार इस प्रवृत्ति को हमें ये नहीं करना, तो मतलब अगर ठीक है ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा सा सहन कर ले, फिर आप उसमें कोल्ड फोमेंटेशन एंड फिर नहाना है, और बर्फ का उपयोग करना ठंडे पानी में, एंड थोड़ा थोड़ा हेडलो देना, रेस्ट करना, ये भी आप मतलब कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस या घरेलू नुस्खे भी है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। हाँ, और अगर बहुत ही आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा हेवी ब्लीडिंग है तो जाकर आपको इन्वेस्टिगेशन सारे रूल आउट करवाने होंगे, कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोजन वगैरह बढ़ा है क्या क्या है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी भी ब्लीडिंग के लिए कोई भी एलोपैथी वाला और खास करके हार्मोन वाला पिल आप कभी भी ना लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, वो हार्मोन्स ले लेते हैं आर्टिफिशियल तो कुछ ना कुछ और गड़बड़ी होती है। तो इसीलिए आप पेशेंट की एज, उसका सारा पूरा हिस्ट्री, इसके इतने सारे कॉजेस मैंने आपको बता दिए, उन सभी कारणों का विचार करिएगा। पेशेंट की हिस्ट्री पास्ट कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की रही है क्या, कॉपर्टी है क्या, वो निकालने के बाद ब्लीडिंग हो रही है क्या, आयरन का सोचिएगा, आयरन दे दीजिएगा। कई बार आयरन देने से भी पेशेंट को काफी राहत मिल जाती है। तो छोटी छोटी ही बातें होती है,
ब्लीडिंग के लिए तो, एंड ब्लीडिंग होती है ज्यादा तो रेस्ट जरूर करें। और कहीं ना कहीं रक्त एंड पित्त की अति प्रवृत्ति हो रही है तो पेशेंट का खान पान सारा कुछ देखकर सारा बदलाव कर दीजिएगा, एकदम आपको 100% रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। मैम पेन में सबसे बेटर क्या रहेगा अगर पेन काफी है तो? अच्छा, पेन ड्यूरिंग ये पेन बता रहे हैं आप? अशोकारिष्ट, पत्रांगासो, पुष्यानुक चूर्ण। ये जो जैसे आरिष्ट है और आसव है तो इनमें कितना गैप होना चाहिए? अशोकारिष्ट और पत्रांगासव में आधा कितना? घंटा, आधा घंटा। और कई बार पेन तो जो है ना सर, वो तो अनुलोमन के साथ, वातक के अनुलोमन के साथ भी पेन कम हो जाता है। इवन थोड़ा हल्का अभ्यंग कर दिया तो भी पेन कम हो जाता है। एनीमिक होने के कारण भी पेन होता है पेशेंट। साइकोसोमैटिक लेवल के ऊपर काम करवाइएगा पेशेंट को। क्या बोला आपने? अर्शिया जी, दशमूलारिष्ट, हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, दशमूलारिष्ट दे सकते हैं बिल्कुल। एंड आई होप रक्तपदर को काफी बार हमने डिस्कस किया है एंड हर बार कहीं ना कहीं कुछ नया पहलू इसका सामने आता ही रहा है। मुझे लगता है कि, है ना, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल ही जाता है हमें, बिकॉज इट इज द कॉमन वन आत्मविकार। एंड मैंने इसीलिए आपको पंचभौतिक वाला भी ऐड करवा दिया है ताकि कोई भी पेशेंट, कोई भी छूटे ना आपसे, कुछ भी कोई भी केसेस उसमें ना रह जाए बिना ट्रीटमेंट के। मैम एक ओके। क्वेश्चन और पूछना था। हाँ बोलिए। मैम वो आरी की पेशेंट जिसको बस्ती चालू था तो आज उसका डे 4 है, उसको आज फीवर आ गया है तो पेशेंट बस्ती लेने के लिए नहीं आई है। अच्छा, तो फिर अभी आगे कैसे, अभी इसको अभी स्किप फिर कर देना बुखार है? हो जाने के बाद आपको फिर अनुवासन से स्टार्ट करके फिर बीच बाद में लाइक निरुआ ऐसे करिएगा। ओके, तो हाँ, अभी उसको 1-2 दिन का गैप देके वापस से फिर 7 डेज का अनुवासन निरू का साइकिल में देना है। यस। ओके मैम। और मैम फीवर के लिए भी उसको क्या दे दूं? फिर मैंने ऑलरेडी उसको त्रिभुवन कीर्ति तो दिया हुआ था। अच्छा, गुरुची या संचमनी वटी। ओके मैम, तो 1 मैम बीडी दे दूं या 2 बीडी? 1 बीड़ी। 1 बीडी, ओके मैम। धनिया का पानी दीजिएगा, जीरा का पानी, धनिया का पानी, ये आपको इसके लिए भी दे सकते हैं, इवन मेनोरोजिया के लिए भी। शीत गुण वाला है ना धनिया का पानी। यस मैम। मैम सूत शिखर रस जो है, जैसे ये दाह कम करना है तो ये खाली पेट ज्यादा बेटर रहेगा या फिर खाने के बाद ज्यादा बेटर रहेगा? हल्का खाकर देना है इसको ना, हल्का खाकर दे दीजिएगा। मैम लेकिन अगर जैसे हम उसके साथ दे रहे हैं कामदूधा मोती के साथ युक्त के साथ दे रहे हैं तो वो तो सर मैम पहले खाली पेट ज्यादा बेटर रहता है कामदूधा वाला हम्म। तो फिर अगर सूत शेखर दोनों साथ में दे रहे हैं या फिर सूत शेखर सर बाद में दें, कामदूधा पहले दे दे, खाली पेट दे यस, दें? कामदूधा पहले दे दीजिएगा, बाद में थोड़ी समय बाद आप सूत शेखर दे सकते हैं। अब सूत शेखर का अनुपान इसमें क्या रहेगा दाह कम करने के लिए? सर सूत शेखर तो वैसे पानी के साथ ही दिया पानी जाता है साथ ही मेरे ले लेता विचार है। से। हाँ, सो आई थिंक आज के लिए फिर हम लोग रुके। मैंने काफी सारे विकल्प आपको बता दिए हैं एंड आई होप आप इसका जरूर उपयोग करेंगे एंड बताएंगे। ओके, तो मैम डोजेज सूत शेखर की 1 बीडी रखें या 2 बीडी रख सकते हैं? 2 बीडी दे सकते हैं क्या? 2 बीडी भी दे सकते हैं सर, 1 से 2 बीडी है उसका डोज तो। 1 से 2 बीडी। थैंक यू मैम। या चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को। चलिए, थैंक यू मैम। नमस्कार। हाँ, थैंक यू।